हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हम लोग रसायन विज्ञान से जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, गैस। आवर्त सारणी में तत्वों को तीन प्रमुख भागों में जैसे धातु, अधातु और उपधातु में विभाजित किया गया है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी अक्रिय गैसों को अधातुओं के श्रेणी में रखा गया है। सेकंड प्रश्न है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एंटोनी, याद रखिएगा, इनका पूरा नाम है एंटोनी लेवोजियर। इनको आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। थर्ड नंबर है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? देखिए, द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ना होगा। अगर जोड़िएगा तो 38 आएगा। 38 यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु के द्रव्यमान संख्या कहलाती है। उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दीजिएगा, आपका द्रव्यमान संख्या निकल आएगा। 4 नंबर है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या किसके योग के बराबर होती है? एक नाभिक के द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 5 नंबर है, प्लूटोनियम न्यूक्लियोलाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है कितनी? प्लूटोनियम न्यूक्लियोलाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, देखिए, यह है आपका द्रव्यमान संख्या 242, यह है आपका 94 जो है, यह है परमाणु क्रमांक। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को घटा दीजिएगा, आपका न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 148। यहां पे आप देख सकते हैं द्रव्यमान संख्या 242, परमाणु क्रमांक 94 यानी प्रोटॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए 242 में से 94 घटा दीजिएगा, 148 आ जाएगा। 6 नंबर है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर बात की जाए तो समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं, यानी जिस तत्व की परमाणु संख्या समान, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग होता है, वे समस्थानिक कहलाते हैं। समान परमाणु भार वाले तत्व समभारिक कहलाते हैं। 7 है, फैराडे स्थिरांक। फैराडे स्थिरांक याद रखिएगा सार्वभौमिक स्थिरांक है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, याद रखिएगा। 8 नंबर है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? ठीक है, पीएच मान जिसका 7 है वह बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ई ऑप्शन। उदासीन विलय का या विलयन का मान जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, और शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, अतः इसका पीएच मान 7 होगा। वर्षा का पानी जल जो है, वर्षा का पानी या जो जल है ये शुद्ध रूप है जल का, वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। और 7 से अधिक पीएच का मान जो है, जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है उसका विलयन क्षारीय, और 7 से कम पीएच मान वाला विलयन अम्लीय होता है। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है? बताइए, निम्न में से किसका आपको बताना है कि निम्न में से किस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है? तो देखिए, क्षारीय विलयन का जो मान होता है पीएच मान 7 से अधिक होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 10 है, पानी का पीएच मान कितना होता है? आपको मालूम है पानी जो है, पानी का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। 11 नंबर है, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी? बताइए, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, H प्लस आयन की सांद्रता याद रखिएगा 1000 गुना कम हो जाएगी, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आप यहां पे देख सकते हैं। 12 नंबर है, ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन क्या होती है? ब्रोमीन
लाल द्रव होता है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। यह अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलय है। ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है, जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। 17 है वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली जो गैसें हैं वह आपका ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गैस वेल्डिंग देखिए गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया के द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने या ठीक करने का काम किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। 14 नंबर है गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा किसके? तो जस्ते की, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते यानी जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यस्दलेपन कहते हैं। यस्दलेपन। 15 नंबर है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला जो डिटर्जेंट होता है वो क्या होता है? कपड़े साफ करने के लिए जिस डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है वो होता है सल्फोनेट। क्या होता है? सल्फोनेट, डी ऑप्शन। डिटर्जेंट आद्रक, देखिए आद्रक अथवा आद्रकों की यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ, याद रखिए ऐसे पदार्थ एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। 16 नंबर है वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। कैसे? पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। 17 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीला थोथा रासायनिक रूप से है क्या है? नीला थोथा का रासायनिक रूप क्या है? तो याद रखिएगा बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। नीला जो थोथा है रासायनिक रूप से क्या है? तो ये कॉपर सल्फेट है, सी ऑप्शन कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है और इसका सूत्र CuSO4 होता है। यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है, परंतु हाइड्रेटेड लवण नीले रंग का होता है। नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु एल्कोहल में अघुलनशील है। 18 नंबर है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु जो है वो क्या है? तो इसमें से अगर आपका जवाब जो होगा, 4 ऑप्शन दिए गए। प्लेटिनम सबसे भारी धातु है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए भारी धातु का जो मतलब अगर बात करें तो अग्रलिखित प्रश्न में भारी का तात्पर्य घनत्व से। विकल्प में से जो प्लेटिनम है ये सबसे या सर्वाधिक घनत्व गुणधर्म वाला धातु है, जिसका घनत्व 21.45 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। चांदी का 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, पारा का 13.54 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और सोने का 19.32 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब मतलब की होता है। 19 नंबर है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। बताइए स्टेनलेस जो स्टील है ये किसका एक मिश्र धातु है? तो याद रखिएगा जो स्टेनलेस स्टील होता है इसका सही जवाब वैसे ई ऑप्शन होगा। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जो धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाते हैं। लोहे के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता। 20 नंबर है टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये क्या है? तो ये जिप्सम, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जिप्सम, ठीक है, जिप्सम जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 होता है। इसको 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल अणुओं को त्याग करके कैल्शियम और सल्फेट अर्ध हाइड्रेटेड बनाता है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 21।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है आपको मालूम है CSO4 इंटू 2H2O है, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका रासायनिक सूत्र जो है याद रखना है। इसका निर्माण जिप्सम को गर्म करने पर होता है, कैल्शियम डाइहाइड्रेटेड को। तो आप देख सकते हैं CSO4 यानी जिप्सम इंटू 2H2O को 373 केल्विन के उपस्थिति में प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध के द्वारा जुड़े हो क्या कहलाते हैं? एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध के द्वारा जुड़े हो कहलाता है एल्कीन, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन कार्बन द्विआबंध वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं। एल्कीन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। 23 नंबर है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम है एसेटिक अम्ल। एसेटिक अम्ल याद रखिएगा, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसेटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम एसेटिक अम्ल तथा रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। सिरका को जो है याद रखिएगा, सिरका जो है इसका IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रक्रियात्मक समूह होता है। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? कौन सा अम्ल सिरके में जो है उपस्थित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एसिटिक अम्ल, डी ऑप्शन। 25 नंबर है, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला जो अम्ल है वो क्या है? कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला जो अम्ल है वह आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कार के बैटरी में, जो कार का बैटरी होता है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यह बैटरी में वैद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है या करना है। 26 नंबर है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली जो गैस है वो कौन सी है? सोडा वाटर की जब बोतल को ओपन किया जाता है तो इनमें से मतलब इस बोतल से गैस निकलती है, उस गैस को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतःक्षेपित की जाती है। 27 नंबर है, खनिज क्या है? मिनरल क्या है? खनिज अकार्बनिक ठोस है। देखिए, भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार अगर बात करें तो खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला अकार्बनिक ठोस है, जिसकी संरचना रवाकृत होती है। 28 नंबर है, 1945 में नागासाकी यानी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक जो है प्रयुक्त किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा प्लूटोनियम, यानी सी ऑप्शन। 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम नागासाकी यानी जापान पर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम लिटिल बॉय में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। 29 नंबर है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें जो है मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक तत्व, सी ऑप्शन। एक ही प्रकार का जो परमाणु होते हैं प्राकृतिक तत्व में मिलता है। 30 नंबर है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु है वो कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोटेशियम, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। क्रियाशीलता के आधार पर दी गई धातुओं का जो क्रम है पोटेशियम, इसके बाद सोडियम, कैल्शियम और आयरन है। याद रखिएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और आयरन, क्रम को याद रखना इंपॉर्टेंट है। 31 है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है वो कौन सी है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है वह आपका हाइड्रोजन। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण के प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। निकल यानी बारीक चूर्ण उत्प्रेरक के उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। वनस्पति तेल और हाइड्रोजन को जो है 150 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड के उपस्थिति में
निकल की उपस्थिति में वनस्पति घी को प्राप्त किया जा सकता है। 32 है आयोडीकृत लवण में रहता है। आयोडीकृत लवण में क्या क्या रहता है आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो आयोडीकृत लवण में होता है पोटेशियम आयोडाइड, याद रखिएगा, डी ऑप्शन। पोटेशियम आयोडाइड की संरचना एवं भौतिक गुणों में खाद्य लवण के समान है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट और सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। 33 है खाने का नमक किससे बनता है? NaCl किससे बनता है? खाने का नमक जो बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, बी ऑप्शन। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच अभिक्रिया से निर्मित नमक लवण को उदासीनी लवण कहते हैं, जैसे NaCl KNO3। 34 नंबर है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन, सी ऑप्शन। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं, याद रखिएगा, कार्बनिक यौगिक में कार्बन अनिवार्यता पाया जाता है। 35 है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में, ऑप्शन ए। प्रश्नगत विकल्पों में केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से केरोसिन यानी मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है, याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। 36 है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H10 होता है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। 37 है निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी LPG के मुख्य घटक हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। अन्य हाइड्रोकार्बन यथा ईथेन भी अल्प मात्रा में हो सकते हैं। 38 है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बहुलकीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के कम से कम अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलकीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक एवं उत्पाद को पॉलीमर कहा जाता है। आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबर है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र CH4 C/CH3 CH/CH2 है, याद रखिएगा। 39 है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है? टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है? आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है? बताइए। तो इसका सही जवाब है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व 2.2 ग्राम प्रति CM3 होता है। इसका गलनांक लगभग 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली यानी नॉन स्टिक सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। 40 नंबर है बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब है जो बेकेलाइट है जिसका संघनन से बनता है वह है आपका फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, बेकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है। इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सीबेंजाइल मेथिलीन ग्लाइकोलेन हाइड्राइड है। यह थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन प्रतिक्रिया या जो कह सकते हैं संघनन इस फॉर्मल्डिहाइड से संघनन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। इसकी खोज 1907 से 1909 के बीच बेल्जियम के रसायनज्ञ लियो बैंकलैंड ने लियो बैंकलैंड ने की थी, याद रखिएगा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो यह एक वसा है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होता है।
42 नंबर है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, ये इनमें मतलब सत्य कथन है इनके बारे में, डी ऑप्शन। ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के जो है अपरूप है, जिनकी क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। हीरा जहां प्राकृतिक रूप से प्राप्त सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, वहीं ग्रेफाइट कम कठोर होता है। ग्रेफाइट की विद्युत चालकता हीरे से अधिक होती है। ग्रेफाइट और हीरे दोनों के कार्बन सहसंयोजी बंधों से बने होने के कारण उनके रासायनिक गुण समान होते हैं और वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। 43 है, पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? बताइए, पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर या ब्रेथलाइजर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण के माध्यम से किसी संदेहास्पद व्यक्ति के द्वारा छोड़ी गई सांस को पोटेशियम क्राइक्रोमेट, याद रखें, पोटेशियम क्राइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से गुजारा जाता है। ब्रेथलाइजर में लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन एल्कोहल से अभिक्रिया करके हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस हरे रंग की तीव्रता के माध्यम से छोड़ी गई सांस में एल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। 44 है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में क्या होती है? जो घरेलू रूप में एलपीजी का प्रयोग होता है, इसमें मुख्यतः होती है, आप याद रखिएगा, घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी का जो प्रयोग होता है, इसमें ये जो होता है एलपीजी यानी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए कुछ गंध युक्त पदार्थ जैसे मर्केप्टन की जो है मिलावट की जाती है। मर्केप्टन किस लिए मिलावट की जाती है? याद रखना है, गंध को मतलब गंध रिसाव को रोकने के लिए। 45 है, ग्रीन हाउस गैसों के जो मुख्य घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ग्रीन हाउस गैस में जो मुख्य घटक होते हैं तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ई ऑप्शन इसका वैसे सही जवाब हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस वे गैस होते हैं जो पृथ्वी, वातावरण और बादलों के द्वारा उत्सर्जित उष्मीय और अवरक्त विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करती हैं। इनमें प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। 46 है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या क्या होते हैं? तो इसके मुख्य घटक हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। ई ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। 47 है, पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है? पेट्रोल या डीजल अधूरे जलते हैं तो इनसे जो उत्पन्न होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। डी ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में पेट्रोल या डीजल का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। इससे मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न और निर्गत होता है। 48 है, साबुन ग्रीज को हटाता है। साबुन ग्रीज को हटाता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, साबुन ग्रीज को हटाता है पैसीकरण के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पैसीकारक सामान्यतः ध्रुवीय समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, जैसे साबुन, सोडियम तथा पोटेशियम के वसीय लवण। साबुन के अणु में दो भाग होते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा जो कि वसा में घुलनशील है और जल में, दूसरा है जल में विलय ध्रुवीय भाग। पैसीकरण के दौरान साबुन का अध्रुवीय एल्किल समूह तेल या ग्रीज को घोल लेता है तथा ध्रुवीय समूह, याद रखिएगा, जल में घुल जाता है और जब इसे ठीक प्रकार रगड़ा जाता है तो ग्रीज छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल में निलंबित हो जाते हैं और जल के बहाव में सरलता से ये बह जाते हैं। 49 है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो एस्पार्टिम का जो उपयोग है किस रूप में किया जाता है? तो कृत्रिम मधुरक के रूप में किया जाता है। एस्पार्टिम कृत्रिम मधुरक। फ्रेऑन का जो प्रयोग है प्रशीतक के रूप में किया जाता है। नियोप्रीन का संबंध जो है संश्लेषित रबर के रूप में है और बेनाड्रिल का संबंध प्रतिहिस्टेमीन के रूप में। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। एस्पार्टिम कृत्रिम मधुरक होता है, फ्रेऑन प्रशीतक, नियोप्रीन संश्लेषित रबर और बेनाड्रिल प्रतिहिस्टेमीन। 50 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अल्प अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे ज्यादा होती है? तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का। H2SO4 याद रखिएगा। वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निःसृतों और प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप
उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाकर पृथ्वी पर गिरती हैं। इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, 51 है। अम्ल वर्षा होती है। इसका सही जवाब क्या होगा? अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाले वर्षा। इन प्रदूषकों का उत्सर्जन याद रखिएगा, इन प्रदूषकों का जो उत्सर्जन है कल कारखाने, ठीक है, कोयला जलाने से भी होता है और पेट्रोल तथा ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में भी होता है। इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही है। इसके बाद 52 है शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। याद रखिएगा शुष्क बर्फ जो होता है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में दिखता है, इससे शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ बिना द्रव रूप में बदले उधर पातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में 53 से हम लोग जो है आगे के प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू।